क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे, दुनिया को वायदा दिया था कि 24 घंटे के अंदर उनके प्रेसिडेंट बनते ही वो रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर करा देंगे, वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कर देंगे। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, शांति बहाल तो दूर साहब, ये दोनों जगह लड़ाई इंटेंसिफाई हो गई है, ज्यादा भीषण हो गई है। तो आसार क्या है साहब, आगे होने क्या वाला है? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, उसके पहले उनका एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था। ये डिजाइन क्या था सर? वो चाहते थे कि 4 या 5 साल एक उनको एक गैप मिले जिसमें शांति बहाल हो, जिसमें वो अमेरिका की बिगड़ी हुई इकोनॉमिक हालात को सुधार सकें, जिसमें वो जो अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको रिक्रिएट रीजनरेट कर सकें, जो भी उन्होंने खर्चा किया है रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में अपने रिजर्व खर्चे किए हैं वो रीजनरेट कर पाएं और वो डीप स्टेट को टैकल कर सकें। लेकिन साहब लग ये रहा है कि डीप स्टेट धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप साहब पे हावी हो रही है, जैसे कि वो थकते जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर दूंगा, कोशिश भी करी, जब समाप्त नहीं हुआ तो वो पुतिन से बहुत चिढ़ गए हैं और अब वो पहले तो उन्होंने 50 दिन की मोहलत दी थी कि लड़ लो, जो करना है कर लो, उसके बाद सीज फायर नहीं किया तो मैं सैंक्शंस लगाऊंगा, टैरिफ्स लगाऊंगा। ठीक है साहब, फिर उन्होंने ये अवधि घटा के 50 दिन से 10 दिन कर दी है साहब और कहा है कि इसके बाद मैं टैरिफ तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो माजरा क्या है साहब, आगे क्या होने वाला है? देखिए, अमेरिका का और यूक्रेन की सोच थी कि हम इसको रशिया यूक्रेन वॉर को फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना देंगे, लाइक कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच। 17th पैरेलल पे सब लड़ाई फ्रीज हो गई और 50 साल के क्या अभी आपके साहब ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहीं पे लड़ाई फ्रीज है। 75 साल होने वाले, मतलब ना कोई जीता ना कोई हारा। यानी हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, हमारी कन्नी नहीं कटनी चाहिए कि हमने घोड़े पे चढ़ के रूस से लड़ाई करवाई यूक्रेन की और हमारा मोहरा पिट गया। तो वो ये बेइज्जती नहीं सहना चाहते। तो अब उनकी कोशिश है कि जैसे तैसे जहां हैं इन सितु सीज फायर करा दिया जाए, ताकि यूक्रेन भी कह सके कि नहीं साहब हम जीत गए और रूस भी कह सके कि साहब हमने अपने ऑब्जेक्टिव तकरीबन हासिल कर लिए। लेकिन साहब रूस ने इतना जानी माली नुकसान उठाया है, वो जानता है कि अब वो जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है। वॉर ऑफ एट्रिशन में उसका पलड़ा दिन प्रतिदिन ज्यादा भारी हो रहा है, उसके पास ज्यादा मैन पावर है, उसकी अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वॉर प्रोडक्शन बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी है। वो अमेरिका से ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़े पैमाने पे वेपन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एमुनिशन की प्रोडक्शन कर रहे हैं और अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर मुकाबला नहीं कर सकता। तो लैंड वॉर वो जीत रहे हैं। हाँ, कभी कभी छुटपुट वार कर देता है यूक्रेन अपने ड्रोन से, लेकिन वो ज्यादातर टीवी स्क्रीन के लिए है। जमीनी लड़ाई धीरे धीरे शनै शनै रूस जो है भारी होता जा रहा है, पलड़ा भारी पड़ रहा है, रूस हावी होता जा रहा है। समर सीजन ऑन है और रूस ने कोई 1,60,000 की फौज जमावड़ा करके भारी हमला, समर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है साहब। वो इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है पोक्रोवस्क में। पोक्रोवस्क के शहर में रूसी फौजें पहुंच चुकी हैं और जो कॉन्स्टेंटिनोवका का शहर है उसको वो सब तरफ से घेर रही हैं। रूस की स्ट्रैटेजी है कि वो फ्लैंकिंग अटैक्स करता है और एनवेलप करने की कोशिश करता है ताकि कॉल्ड्रन बन जाए बीच में, जिसमें यूक्रेन की फौजें फंस जाएं। फिर उनके पास एक ही चारा रहता है, या तो लड़ो या मरो इन सितु, या घेरा तोड़ के बच के निकल जाओ। जैसे जैसे यूक्रेन के जो कि
फौजी कैजुअल्टीज बढ़ रही हैं, नुकसान बढ़ रहा है, वो चूज कर रहे हैं रिट्रीट करके फिर फाइट करना। और इसके चलते उन्होंने एक नई सुरवोकिन लाइन बनानी शुरू कर दी है, डिफेंस लाइन, ये प्रोक्रोवस कॉन्स्टेंटिनिवका के पीछे। सवाल ये है कि क्या उनके पास इतनी मैन पावर होगी कि वह इसे पकड़ सकें और रूसी फौजों को रोक सके। रूस की फौजें निरंतर आगे बढ़ रही हैं, कई फ्रंट पे दबाव डाल रही हैं, और इस दबाव के चलते ये मुमकिन है कि वो जो डेप्थ लाइन के जो दो आखिरी शहर हैं, क्रामातोवस्क और स्लोवियांस्क, उन पे कब्जा कर लें इस साल के आखिर तक। और इसका मतलब रास्ता खाली है उनका दनीपर की नदी तक, फ्लैट ओपन ग्राउंड है। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और नेटो का क्या रिस्पांस होगा? अमेरिका कह रहा है कि मैं यूरोप को हथियार बेचूंगा और यूरोप वो हथियार खरीद कर यूक्रेन को देगा लड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जेलेंस्की ने बहुत हमारा बेवकूफ बना लिया है जो बाइडेन साहब का, और मुफ्त में हथियार खरीदे जा रहा है, ठीक है साहब। अब वो पेमेंट मांग रहे हैं उसकी। तो अगर इस तरह लड़ाई चलती रही तो आगे क्या होगा? क्या पीस टॉक्स होना संभव है? मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अगर लोग चुक देते जाएंगे जेलेंस्की को, उसको कोई भी संकोच नहीं है अपने लोगों को मरवाने में। वो तो अपने आप को दुनिया का हीरो समझ रहा है। वो यूरोप को कह रहा है कि आप छोड़ दें, हथियार देते जाएं, मैं लड़ लूंगा। यूक्रेनियन मरने के लिए तैयार हैं बाकी यूरोप के लिए। तो साहब ये तो नीरो जैसी बात है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो अपनी वायलिन लेके बजा रहा था, गाने गा रहा था अग्नि देवता के प्रेज में। रशिया यूक्रेन वॉर अब जो क्रूशियल मोड़ पे है वो आ गई है। जहां तक इजराइल का सवाल है, अभी भी वहां पे दूसरा राउंड इजराइल और ईरान में शुरू हो सकता है। जहां तक चीन का सवाल है, अगस्त का महीना आ गया है। याद रहे, अप्रैल और अगस्त के महीने कैंपेन सीजन होते हैं ताइवान स्ट्रेट्स में, यानी सी स्टेट, वेदर, मेट कंडीशंस आइडियल होते हैं ताइवान के ऊपर हमले के लिए। तो क्या चीन इसका फायदा उठाएगा? क्यूबा जैसे 1962 में जब अमेरिका रूस क्यूबा में भिड़े हुए थे तो चीन ने फायदा उठाकर भारत पे हमला किया था। क्या वो फायदा उठाकर ताइवान पे हमला करेगा अमेरिका की व्यस्तता का? अगर करता है तो अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। एक और नया फ्रंट खुल गया है साहब, सोने पे सुहागा। कौन सा फ्रंट? आर्कटिक फ्रंट। आर्कटिक फ्रंट, आप तो कहेंगे साहब वहां तो बर्फ की परत है। नहीं साहब, ग्लोबल वार्मिंग से वो परत पिघलती जा रही है, काफी पिघल चुकी है, और अब एक नया समुद्र मार्ग खुल गया है, नॉर्दर्न पोलर आइस कैप रूट, जहां की आइस मेल्ट होती जा रही है। अब आइस कटर्स की जरूरत नहीं, आपके नॉर्मल जहाज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चलते रूस अपने जो साइबेरियन कोस्ट, आर्कटिक कोस्ट के ऊपर अपने बेसिस बना रहा है, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात कर रहा है, और वहां पे उसने अपने जो कि होवरक्राफ्ट हैं, जैगेंटिक मिंग क्लास होवरक्राफ्ट, जो कि पूरी पलटन ले जा सकते हैं और कई सारे टैंक और बीएमपी ले जा सकते हैं, वो वहां तैनात कर दिए हैं। इससे थियोरेटिकली रूस डायरेक्टली अलास्का पे हमला कर सकता है, एम्फीबियस असॉल्ट कर सकता है। अमेरिका को भी इस खतरे का भास है। तभी आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जोर दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड या तो वो खरीद लेंगे या फिर वो दबाव डाल के उसे अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि वो फॉरवर्ड डिफेंस रखना चाहते हैं अलास्का के बीच, और जो कि पोलर आइस रूट जो खुल गया है, जो समुद्र मार्ग खुल गया है, उस रास्ते को रोकने के लिए। और अभी हाल में ही उन्होंने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया कि मैंने तैनात कर दी हैं उपयुक्त जगह पर। उपयुक्त जगह कौन सी है उन्होंने नहीं जाहिर किया, लेकिन बात बड़ी सीधी है कि वह अब जो मेदवेदेव साहब न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी
न्यूक्लियर धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। ये मत भूलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई न्यूक्लियर हथियार यूके में लगवा दिए हैं, यानी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर दी है। ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है रूस को, और वो कह रहा है कि मैं वेनेजुएला वगैरह इत्यादि देशों में अपने ओरेस्निक मिसाइल लगाऊंगा, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों कैरी कर सकते हैं। तो जो वैश्विक खतरा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और रूस ने भी धमकी दी है कि वो वेनेजुएला इत्यादि देशों में, जो कि अमेरिका से वैर वैमनस्य है जिनका, वहां पे ओरेस्निक मिसाइल लगाएगा, जो कि 6 न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं, और अमेरिका को एक दक्षिण दिशा से छोटे कम समय में हमला कर सकते हैं। मतलब जैसे को तैसा करने की कोशिश रूस कर रहा है। तो इससे खतरा तो बढ़ेगा ही। क्या ये विश्व युद्ध होगा कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की बात मत करो, तब तो जमाना और था, तब कॉलोनीज थी। अरे साहब, हमको भी इतिहास इतना तो हमने भी पढ़ा है कि तब कॉलोनीज थी, अब नहीं है। लेकिन विश्व युद्ध से हमारा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि इतिहास रिपीट नहीं करेगा साहब, राइम करेगा। राइम करेगा कैसे? अगर विश्व में अलग अलग जगहों पर युद्ध हो, व्यापक युद्ध हो, मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, ताइवान में हो, अलास्का में और पोलर एरिया में हो, नॉर्थ पोल के एरिया में युद्ध अगर छिड़ जाए तो वो वर्ल्ड वॉर तो होगा साहब, क्योंकि मल्टीपोलर पावर्स इन्वॉल्व होंगी। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, ताइवान, कितने सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं तो और क्या होगा। जय भारत, जय हिंद।